नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आज मैं आपको भारत में जिहाद के फैलते पैर की वो दास्तां बताऊंगी जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अब तक कश्मीर को जिहाद का सेंटर माना जाता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ऐसी खबरें आई हैं जिससे ये साबित हो गया है कि केरल जिहाद का नया अड्डा बन गया है। इस्लामी आतंक का ये ऐसा सेंटर बन गया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और सीरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त केरल में 200 आईएसआईएस आतंकी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में आतंक का इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। कश्मीर में जिस तरह ओपियम और ड्रग्स के पैसे से आतंक का नेटवर्क चल रहा था, उसी तरह केरल में सोने के स्मगलिंग के पैसे से जिहाद का काम चल रहा है। और इस खुलासे से हिंदुस्तान की एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। एनआईए हरकत में आ गई है। पश्चिम एशिया के सऊदी अरब, कुवैत, यूएई में भारत की खुफिया एजेंसियां अब इस राज का पता लगा रही हैं कि उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दरअसल कश्मीर में बीजेपी सरकार ने जब से धारा 370 हटाई है, तब से वहां के आतंकवादियों के जिहाद की हवा निकल गई है। सेना और सरकार ने कश्मीर में आतंकियों पर ऐसा चाबुक चलाया कि वो जन्नत और 72 हूरों के सपने देखना भूल गए हैं। अब आतंक के आकाओं को तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी हो और जहां उन्हें कोई रोकने वाला ना हो, और तो और पश्चिम एशिया के देशों से सीधा रिश्ता हो ताकि हवाला और काले धन के लेन देन में कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों ने इसके लिए केरल को चुना है। केरल वामपंथियों का गढ़ है, अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और लगभग 50% परिवारों का कोई ना कोई रिश्तेदार खाड़ी देशों में रह रहा है। इसलिए चाहे वो पीएफआई हो, अलकायदा हो या फिर आईएसआईएस हो, आतंकियों के लिए केरल से बेहतर जगह शायद ही कोई हो सकती थी। आपको बताएंगे कि कैसे केरल में आईएसआईएस के जिहादियों ने अपना जाल बिछा लिया है, कैसे हाल ही में सामने आए केरल गोल्ड स्मगलिंग केस के तार इससे जुड़ रहे हैं और कैसे केरल सरकार की नाक के नीचे जिहाद और आतंकवाद से भरा हुआ दहशत का एक पूरा खेल चल रहा है। 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर 30 किलो सोना पकड़ा गया। ये सोना यूएई दूतावास से आए एक कंसाइनमेंट के साथ था। कस्टम विभाग के अधिकारियों को जब इसके बारे में पता चला तो वो भी चौंक गए। ये एक डिप्लोमेटिक कंसाइनमेंट था, इसलिए विदेश मंत्रालय से परमिशन ली गई। इसके बाद यूएई वाणिज्य दूतावास के पब्लिक रिलेशन अधिकारी सरित कुमार की मौजूदगी में जब उसे खोला गया तो उसमें घरेलू इस्तेमाल की चीजों जैसे टाइल्स, पाइप्स वगैरह में 30 किलो सोना भरा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। कस्टम अधिकारियों ने सामान लेने आए सरित कुमार को हिरासत में ले लिया, लेकिन पूछताछ में उसने बताया कि वो लगभग 1 साल पहले तक वाणिज्य दूतावास में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम करता था, लेकिन अब वो दूतावास का कर्मचारी नहीं है, वो दुबई में भी काम कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि वो लगभग 1 साल से हवाई अड्डे से इस तरह का सामान ले जा रहा था। मतलब ये सिर्फ एक कुरियर बॉय का काम कर रहा था, वो एक मोहरा था जो अपने आकाओं के लिए सामान को यूएई से भारत लाया करता था। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई, उसने एक के बाद एक नाम लेने शुरू किए तो केरल ही क्या, दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियां हिल गईं। उसने अपने एक सहयोगी का नाम बताया, स्वप्ना सुरेश। ये केरल सरकार में एक आईटी विभाग में काम करती है, लेकिन इसके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ थे, यहां तक कि ये मुख्यमंत्री की भी करीबी है। इसका अपॉइंटमेंट केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के चीफ सेक्रेटरी एम शिवशंकर की सिफारिश पर हुआ था। सत्ता से इसकी नजदीकी इतनी ज्यादा थी कि जब केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में इसका नाम आया तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से दबाव बनाया गया कि स्वप्ना का नाम केस से हटा दिया जाए। ये खुलासा किया था बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने। लेकिन जब स्वप्ना सुरेश का नाम नहीं हटा तो सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी एम शिवशंकर को सस्पेंड कर दिया। जब एनआईए ने स्वप्ना सुरेश के बारे में जानकारी जुटाई तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं। स्वप्ना अबू धाबी में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी है। उसने अबू धाबी के एक बिजनेसमैन से पहली शादी की थी, जिससे उसकी एक बेटी है। लेकिन वो बिजनेसमैन कौन है, ये अब भी एक राज है। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्वप्ना सुरेश ने पहली शादी के बाद ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम धर्म अपना लिया था। स्वप्ना सुरेश
नौकरियां बदलने में माहिर थी। पहले ये अबू धाबी के एयरपोर्ट पर काम करती थी, लेकिन पहले पति से तलाक के बाद ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आ गई। 2 साल तक इसने तिरुवनंतपुरम में एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। फिर 2013 में उसकी एयर इंडिया SATS में नौकरी लग गई। एयर इंडिया में उसने कथित तौर पर अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी को झूठे यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाने की कोशिश की। ये भी पता चला कि उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां भी फर्जी हैं। 2016 में धोखाधड़ी के एक मामले में स्वप्ना का नाम सामने आया था। इस केस में क्राइम ब्रांच ने उसकी जांच शुरू की तो स्वप्ना वापस अबू धाबी चली गई। अबू धाबी में वो UAE काउंसलेट में नौकरी करने लगी। यहाँ रहते हुए उसने कई बड़े लोगों से पहचान बढ़ाई। इंग्लिश, अरबी और मलयालम बोलने वाली स्वप्ना बड़े होटलों में होने वाली पार्टियों में अक्सर शामिल होती थी। पुलिस का कहना है कि पिछले साल इसे UAE काउंसलेट की नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद केरल आकर उसने M शिवशंकर की मदद से IT डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल की थी। लेकिन सोने की तस्करी का ये खेल वो पिछले 1 साल से कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में लगभग 100 किलो सोना स्वप्ना की मदद से स्मगल कर केरल लाया गया है। जुर्म की दुनिया में स्वप्ना को डील वुमेन के नाम से जाना जाता है। सोना मंगाने के लिए ये मॉडल्स और एक्ट्रेसेस का भी इस्तेमाल करती है। जुर्म की गलियों में स्वप्ना को खूबसूरत, रसूखदार और घमंडी डील वुमेन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पुलिस की कस्टडी में आते ही इस स्वर्ण सुंदरी का रंग ही उड़ चुका है। रसूख काम नहीं आ रहा। NIA के शिकंजे में फंसने के बाद सारा घमंड चूर चूर हो चुका है। सवाल यह है कि बेखौफ होकर 1 साल से करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी कर चुकी ये डील वुमेन क्या बिना सरकारी संरक्षण के काम कर सकती थी? आखिर सोने की तस्करी के पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? तो इसका जवाब है टेरर फंडिंग में। कैसे? तो इसके लिए इसी मामले में गिरफ्तार KT रमीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जिसे NIA ने पूरे केस का किंगपिन बताया है। NIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि KT रमीज के तार टेरर फंडिंग से जुड़े हैं, जिसके रिश्ते देश हित के खिलाफ काम करने वाले कुछ देशद्रोहियों से हैं। वो ऐसे कई लोगों का करीबी था जो गैर कानूनी काम करने वाले खतरनाक अपराधी हैं। उसने पिछले 5 साल में UAE के अलावा कई देशों की यात्राएं की हैं। 2014 में भी तस्करी के मामले में उसके खिलाफ केस किया गया था, लेकिन जुर्माना भरने के बाद वो बाहर आ गया। 2016 में वन विभाग ने हिरण के शिकार के मामले में भी उस पर एक केस दर्ज किया था। वहीं कोच्चि हवाई अड्डे पर देश में 6 राइफलों की तस्करी के आरोप में उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। तस्करी से आने वाले पैसों में से एक मोटी रकम वो देशद्रोह के लिए काम करने के लिए अपने अपराधी साथियों को देता था। केरल कई सालों से देशद्रोहियों का अड्डा बना हुआ है। एक तो वामपंथियों की वजह से ये नक्सलियों का सेफ हेवन बना हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से वहां लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी, हिंदुओं और ईसाइयों को जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाने की खबरें आई, उससे केरल के पुलिस और हाईकोर्ट ने भी चिंता जताना शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार ने इन पर कार्रवाई नहीं की और देखते ही देखते ये PFI का अड्डा बन गया। देश में शाहीन बाग के नाम पर जहां जहां हिंसा हुई उसके पीछे PFI की फंडिंग ही थी। दिल्ली में दंगे के पीछे भी PFI का हाथ बताया जा रहा है। सिर्फ यूपी में CAA विरोध के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए PFI ने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये सारे पैसे वही केरल के नेटवर्क से आ रहे थे। ये पैसे हवाला के जरिए खाड़ी के देशों से भारत पहुंचते थे। मतलब ये कि इन जिहादियों को केरल में सरकार और प्रशासन कानूनी और राजनीतिक दोनों संरक्षण दे रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी वायनाड जाकर चुनाव लड़ते हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 40% के आसपास है। जब से सोने की स्मगलिंग का खुलासा हुआ है, तब से विपक्षी पार्टियों को सांप सूंघ गया है। इनके मुंह पर ताला लग गया है, क्योंकि अब ये साफ होता जा रहा है कि विपक्ष फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या संविधान बचाने के नाम पर जो तमाशा करता है, उसके लिए इन्हीं चैनलों से पैसा पहुंचता है। वो तो मामला डिप्लोमेटिक कंसाइनमेंट का था, इसलिए केंद्र सरकार तक बात पहुंच गई, वरना केरल की वामपंथी सरकार इन आतंकी रैकेट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं फैल जाता है। केरल की सरकार चलाने वाली पार्टियां यानी लेफ्ट और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली तो यूनाइटेड नेशन ने हकीकत बता दी। 2 दिन पहले ही आतंकवाद पर यूनाइटेड नेशन की एक ताजा रिपोर्ट आई, जिसमें साफ साफ लिखा है कि केरल और कर्नाटक में 180 से 200 के बीच इस्लामिक स्टेट के आतंकी मौजूद हैं और अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप में हमले की साजिश कर रहा है।
यानी यूनाइटेड नेशन भी भारत को आगाह कर रहा है कि वो केरल पर नजर रखे, जो आईएसआईएस का नया अड्डा बनता जा रहा है। ये आईएसआईएस की विचारधारा वही है। वो हिंदुस्तान को भी एक इस्लामिक मुल्क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। कई सालों से केरल में आईएसआईएस एक्टिव है। हाल में ही श्रीलंका में चर्च पर हमला हुआ था, उसके भी तार केरल से ही जुड़े थे। ये काम भी आईएसआईएस का था। इसी साल मार्च में अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी आईएसआईएस का एक आतंकी केरल का था। साफ है कि केरल में आईएसआईएस ने अपने आतंकी गुर्गे बनाने शुरू कर दिए हैं, जो आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर के बाद अब केरल के आतंकवादी देश में हमलों को अंजाम देने लगें और एक नई मुसीबत देश के सामने खड़ी हो जाए। सवाल यह है कि क्या केरल की वामपंथी सरकार सोई हुई है, जिसे भनक तक नहीं है कि उसके प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा आतंकी जाल बुना जा रहा है। सरकार को सबसे पहले आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए योजना बनाने की जरूरत है। हकीकत यह है कि काले धन, हवाला, ड्रग्स, जिस्म फरोशी और सोने की स्मगलिंग के पैसे से ही आतंक का यह नेटवर्क चलता है। आतंक को खत्म करने के लिए सबसे पहले इन्हीं को ही खत्म करना होगा। खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।